भारत की आज़ादी से लेकर साल 2026 तक पिछले 79 सालों में देश की तिजोरी की चाबी कुल 25 लोगों के हाथों में रही है। इन 25 लोगों ने देश की किस्मत को अपने फैसलों से बदला है। इस सूची में कोई ऐसा था जिसने देश का सोना गिरवी रख दिया, तो कोई ऐसा भी था जिसने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को एक झटके में बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 25 से। नंबर 25 पर आते हैं R.K. शनमुखम शेट्टी। ये वो इंसान है जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वित्त मंत्री के बारे में ऐसा क्या चौंकाने वाला हो सकता है, तो सुनिए। आज़ाद भारत का पहला बजट पूरे साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 7.5 महीनों के लिए था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन्हें सिर्फ 1 साल के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। वजह क्या थी? एक मामूली सी बात कि उन्होंने एक कपड़ा व्यापारी को टैक्स जाँच से थोड़ी सी रियायत दे दी थी। आज के ज़माने में नेताओं को अगर यह बात पता चले तो शायद उन्हें हंसी आ जाए कि इतने से कारण पर कोई इस्तीफा कैसे दे सकता है। लेकिन तब की राजनीति में सुचिता का एक अलग ही पैमाना था। पर असली खेल तो नंबर 24 के आने के बाद शुरू हुआ, जहां सरकार के भीतर ही एक नई जंग छिड़ गई। नंबर 24 पर आए जॉन मथाई। इनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक था। जॉन मथाई एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। उनके बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो यह है कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीधी टक्कर ले ली थी। नेहरू जी देश में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन मथाई इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि योजना आयोग एक समानांतर कैबिनेट की तरह काम करेगा और वित्त मंत्रालय की ताकत को कम कर देगा। जब नेहरू जी नहीं माने तो मथाई ने साफ कह दिया कि हुजूर, अपनी तिजोरी आप खुद ही संभालिए, और इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। इनकी यह आशंका कितनी सही थी यह आने वाले सालों में साबित भी हुआ। लेकिन मथाई के जाने के बाद जिस इंसान को यह जिम्मेदारी मिली उसने देश की अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। वो कौन था? चलिए देखते हैं नंबर 23 पर। नंबर 23 पर नाम आता है C.D. देशमुख का। इनका कार्यकाल 1 जून 1950 से 24 जुलाई 1956 तक रहा। देशमुख साहब भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी रह चुके थे। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने लगातार 5 बार देश का बजट पेश किया। लेकिन उनके इस्तीफे की कहानी आज के दौर के नेताओं के लिए एक मिसाल है। जब साल 1956 में केंद्र सरकार ने बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन करने का फैसला किया और बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र से अलग रखने की बात कही, तो देशमुख साहब को यह नागवार गुजरा। उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में वित्त मंत्री के पद से लात मार दी। इसे कहते हैं सिद्धांतों की राजनीति, जहां पद से बड़ा राज्य का सम्मान था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ चौंका दिया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री को तिजोरी का जिम्मा संभालना पड़ा। नंबर 22 पर आए खुद जवाहरलाल नेहरू। इनका वित्त मंत्री के तौर पर कार्यकाल 13 फरवरी 1958 से 13 मार्च 1958 तक रहा। जब C.D. देशमुख ने इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने किसी और पर भरोसा करने के बजाय देश के वित्तीय मामलों को अपने हाथ में ले लिया। वह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। लेकिन यह सिर्फ एक मजबूरी का इंतजाम था। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब नंबर 21 पर एक ऐसे नेता की एंट्री हुई जिनके कार्यकाल में देश के इतिहास का पहला सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। वह घोटाला क्या था और उसने कैसे पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया, यह आपको भी हैरान कर देगा। नंबर 21 पर नाम आता है T.T. कृष्णमाचारी का। इनका कार्यकाल 2 हिस्सों में रहा। पहला 1956 से 1958 तक और दूसरा 1963 से 1965 तक। कृष्णमाचारी साहब एक बेहतरीन बिजनेसमैन से नेता बने थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा दुर्भाग्य जुड़ा कि उन्हें दोनों ही बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार वो देश के पहले बड़े घोटाले, जिसे मुद्रा स्कैंडल कहा जाता है, उसमें फंस गए। जीवन बीमा निगम यानी LIC के पैसों को एक बिजनेसमैन की डूबती कंपनियों में लगाने का आरोप उन पर लगा। संसद में खुद नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कृष्णमाचारी को जाना पड़ा। दोबारा जब वो मंत्री बने तो फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें हटना पड़ा। राजनीति का यह कैसा चक्रव्यूह था कि एक ही इंसान 2 बार आया और दोनों बार दाग लेकर गया। लेकिन इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो भारत के वित्तीय इतिहास का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। नंबर 20 पर आते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल भी 2 टुकड़ों में रहा। पहला 1958 से 1963 तक और दूसरा 1967 से 1969 तक। मोरारजी देसाई के नाम भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 10 बार देश का बजट संसद में पढ़ा।
लेकिन सबसे मज़ेदार और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार अपने जन्मदिन के दिन यानी 29 फरवरी को बजट पेश किया। लीप ईयर में पैदा होने का इन्होंने ऐसा अनोखा फ़ायदा उठाया जो इतिहास में अमर हो गया। मुरारजी भाई बेहद सख्त अनुशासन वाले इंसान थे, लेकिन उनके ही कार्यकाल में सोने पर नियंत्रण लगाने वाला कानून आया जिसने देश के सराफा बाजार में तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सख्त मिजाज नेता को एक महिला प्रधानमंत्री ने बिना बताए मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया था। वो कहानी आगे एक बड़े नंबर पर आएगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 19 पर नाम आता है सचिंद्र चौधरी का। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1966 से 12 मार्च 1967 तक था। सचिंद्र चौधरी कोई पारंपरिक राजनेता नहीं थे, बल्कि कलकत्ता के एक बेहद रसूखदार और नामी वकील थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें अचानक इस पद के लिए चुना था। उनके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि वो खुद कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब देश को एक साफ सुथरी छवि वाले कानून विशेषज्ञ की जरूरत पड़ी तो उन्हें इस कुर्सी पर बैठना पड़ा। उनके समय में ही भारतीय रुपये का एक बहुत बड़ा अवमूल्यन यानी उसकी कीमत को कम करने का फैसला लिया गया था, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसके बाद देश की कमान जिसके हाथ में आई उसने इतिहास को एक नया रंग दे दिया। नंबर 18 पर आती हैं इंदिरा गांधी। उनका कार्यकाल 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक रहा। इंदिरा जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। उन्होंने यह मंत्रालय किसी और से खुशी खुशी नहीं लिया था, बल्कि मोरारजी देसाई को बिना बताए उनके पद से हटाकर खुद यह विभाग अपने पास रख लिया था। इसी को कहते हैं राजनीति का असली पावर गेम। इंदिरा जी ने वित्त मंत्री रहते हुए ही देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। रातों रात बैंकों के ताले सरकारी नियंत्रण में आ गए। यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इस फैसले के पीछे की असली सियासी जंग क्या थी, वो आगे आने वाले किरदारों की कहानी में साफ होने वाली है। नंबर 17 पर आए वाई बी चौहान। इनका कार्यकाल 27 जून 1970 से 11 अक्टूबर 1974 तक था। चौहान साहब के नाम इतिहास का एक ऐसा पन्ना दर्ज है जिसे कोई भी वित्त मंत्री अपने नाम नहीं करना चाहेगा। साल 1973 से 1974 में उन्होंने जो बजट पेश किया उसे भारतीय इतिहास का काला बजट यानी ब्लैक बजट कहा जाता है। अब आप सोचेंगे क्या उस बजट का रंग काला था? नहीं, दरअसल उस साल देश का घाटा 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया था, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी और डरावनी रकम थी। देश सूखे और युद्ध के बाद की महंगाई से जूझ रहा था। चौहान साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर थे। पर इस काले दौर के बाद देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक बड़े नायक की एंट्री होती है। नंबर 16 पर नाम आता है सी सुब्रमण्यम का। इनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक रहा। सुब्रमण्यम साहब को भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। उनके वित्त मंत्री रहते हुए ही देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई थी। एक तरफ देश में राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, तो दूसरी तरफ सुब्रमण्यम साहब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े और अप्रिय फैसले ले रहे थे। उनके बारे में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उन्होंने पहली बार देश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की थी, ताकि गांवों के गरीब किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके। लेकिन इमरजेंसी का अंत हुआ और सत्ता पूरी तरह बदल गई, जिसने एक पूर्व ब्यूरोक्रेट को देश की तिजोरी सौंप दी। नंबर 15 पर आए एच.एम. पटेल। इनका कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 24 जनवरी 1979 तक था। पटेल साहब राजनीति में आने से पहले एक बेहद कड़क ICS अधिकारी रह चुके थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओपन लूप बंद होता है। आज की पीढ़ी सोचती है कि देश में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण सिर्फ साल 2016 में हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एच.एम. पटेल ने साल 1978 में ही देश में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उस जमाने में इन नोटों की कीमत आज के लाखों रुपयों के बराबर थी। उन्होंने यह कदम काले धन और तस्करी को रोकने के लिए उठाया था। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद जनता पार्टी की सरकार के भीतर ही आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार को ही वित्त मंत्रालय सौंपना पड़ा। नंबर 14 पर आए चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। चरण सिंह साहब देश के किसानों के मसीहा माने जाते थे। जब वो वित्त मंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जो पूरी तरह से ग्रामीण भारत और खेती किसानी पर केंद्रित था। लेकिन इस बजट का एक दूसरा पहलू भी था जो शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने शहरी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि शहरों में हाहाकार मच गया।
उनके इस बजट को ग्रामीण बनाम शहरी की जंग के रूप में देखा गया। इसके कुछ ही समय बाद वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन नहीं टेक पाई और इंदिरा जी दोबारा आईं। नंबर 13 पर नाम आता है आर वेंकटरमण का। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक था। वेंकटरमण साहब बाद में चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। जब वो वित्त मंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। उन्होंने आते ही विदेशी कर्ज लेने का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने भारत को फौरी राहत तो दी, लेकिन आने वाले संकट की बुनियाद भी रख दी। उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो संसद में बजट भाषण इतनी तेजी और सलीके से पढ़ते थे कि विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर भी उनके आंकड़ों के जाल में उलझ कर रह जाते थे। लेकिन उनके बाद जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा बना जिसे संकट मोचक कहा गया। नंबर 12 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल भी 2 हिस्सों में बटा रहा। पहला 1982 से 1984 तक और दूसरा 2009 से 2012 तक। प्रणब दा के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उनके कद को दिखाता है। साल 1984 में दुनिया के एक मशहूर मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्रियों में से एक चुना था। लेकिन उनके पहले कार्यकाल का एक ऐसा फैसला जो बहुत कम लोगों को पता है वो यह था कि उन्होंने NRI यानी अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय कंपनियों में निवेश के रास्ते खोले थे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कॉरपोरेट जंग चल रही थी जिसमें रिलायंस और लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन आमने सामने थे। प्रणब दा पर आरोप लगा कि वो एक खास गुट की मदद कर रहे हैं। हालांकि उनकी सूझबूझ का लोहा हर किसी ने माना, पर इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी आए तो समीकरण बदल गए और एक ऐसे वित्त मंत्री की एंट्री हुई जिसने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की रातों की नींद हराम कर दी। नंबर 11 पर नाम आता है BP सिंह का। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक रहा। BP सिंह को राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्रालय मिला था। उनके बारे में जो सबसे शॉकिंग फैक्ट है वो यह है उन्होंने टैक्स चोरी करने वाले देश के सबसे बड़े घरानों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी थी। उन्होंने धीरू भाई अंबानी से लेकर शांतनु राव किर्लोस्कर जैसे दिग्गजों के दफ्तरों और घरों पर छापे डलवा दिए। इतिहास में से रेड राज कहा गया। इस कदम से कॉरपोरेट जगत में सन्नाटा छा गया। राजीव गांधी पर दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने BP सिंह को वित्त मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय में भेज दिया। लेकिन यही फैसला आगे चलकर राजीव गांधी सरकार के पतन का कारण भी बना। इसके बाद खुद राजीव गांधी को इस मोर्चे पर आना पड़ा। नंबर 10 पर आए खुद राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। BP सिंह को हटाने के बाद राजीव गांधी ने बजट पेश करने की जिम्मेदारी खुद संभाली। वह अपने नाना जवाहरलाल नेहरू और मां इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बजट पेश किया। उनकी बजट की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने देश में मॉडरेट यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर GST का रास्ता साफ किया। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल इतनी ज़्यादा थी कि वो ज़्यादा दिनों तक इस मंत्रालय को अपने पास नहीं रख सके और उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता को यह जिम्मेदारी दी गई। नंबर 9 पर नाम आता है ND तिवारी का। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक रहा। नारायण दत्त तिवारी के नाम भारत की राजनीति में एक बेहद अनोखा रिकॉर्ड है। वो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 2 अलग अलग राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में वित्त मंत्री भी बने। उनके कार्यकाल में देश के भीतर राजनीतिक संकट गहरा रहा था, इसलिए उनका पूरा ध्यान लोक लुभावन योजनाएं लाने पर था ताकि जनता को खुश रखा जा सके। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वो कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए और जल्द ही सरकार बदल गई। नंबर 8 पर आए मधु दंडवते। इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। BP सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मधु दंडवते को वित्त मंत्री बनाया। दंडवते जी की सादगी के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर हैं। वो वित्त मंत्री होने के बावजूद संसद जाने के लिए लोकल ट्रेन या बस का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनके बारे में सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि उन्होंने देश के कर्ज में डूबे किसानों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर कर्ज माफ़ी योजना की घोषणा की थी, जिसने सरकारी खजाने का करीब 10,000 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया था। इस फैसले ने वाहवाही तो बटोरी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होती है उस दौर की कहानी जिसने भारत को कंगाली की कगार पर पहुँचा दिया था।
नंबर 7 पर नाम आता है यशवंत सिन्हा का। इनका कार्यकाल भी दो अलग अलग सरकारों में रहा। पहला 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर सरकार में और दूसरा 1998 से 2002 तक अटल बिहारी जी की सरकार में। यशवंत सिन्हा के पहले कार्यकाल में देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का आयात करने का पैसा बचा था। हालत यह थी कि देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल का एक ऐसा फैसला है जिसने अंग्रेजों की गुलामी के एक बड़े प्रतीक को मिटा दिया। सालों से भारत में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, क्योंकि जब भारत में शाम होती थी तब लंदन में सुबह होती थी और अंग्रेज आराम से उसे सुन सकते थे। यशवंत सिन्हा ने साल 2001 में इस परंपरा को तोड़ते हुए बजट का समय सुबह 11 बजे कर दिया। यह देश के आत्मसम्मान की एक बड़ी जीत थी। लेकिन उस कंगाली के दौर से देश को बाहर निकालने वाले मसीहा का नाम नंबर 6 पर आता है। नंबर 6 पर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक गैर राजनीतिक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को देश की तिजोरी सौंपी। उस वक्त देश के हालात ऐसे थे कि खजाना खाली था। मनमोहन सिंह ने साल 1991 में जो बजट पेश किया उसने भारत के बंद दरवाजों को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। इसे LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा गया। उनके बारे में एक ऐसी बात जो कोई नहीं जानता वो यह है कि उनका वह ऐतिहासिक बजट भाषण करीब 18,000 शब्दों का था, जिसे पढ़ने में उन्हें घंटों लगे थे। उन्होंने देश को मंदी के दलदल से बाहर निकाला और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। लेकिन इसके बाद जो चेहरा आया उसने इस सुधार की रफ्तार को और तेज कर दिया। नंबर 5 पर नाम आता है पी चिदम्बरम का। इनका कार्यकाल 3 अलग अलग मौकों पर रहा। 1996 से 1998, 2004 से 2008 और 2012 से 2014 तक। चिदम्बरम साहब के नाम साल 1997 में एक ऐसा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है जिसे देश के आर्थिक इतिहास में ड्रीम बजट कहा जाता है। इन्होंने इनकम टैक्स की दरों को अचानक 40% से घटाकर सीधे 30% कर दिया था। इस फैसले से पूरे देश में टैक्स भरने वालों की संख्या रातों रात बढ़ गई और सरकारी खजाने में पैसों की बारिश होने लगी। कॉरपोरेट जगत उनके इस फैसले का दीवाना हो गया था। हालांकि उनके आखिरी कार्यकाल में देश पर पॉलिसी पैरालिसिस और घोटालों के आरोप भी लगे, जिसने सत्ता परिवर्तन की राह दिखाई। नंबर 4 पर आए जसवंत सिंह। इनका कार्यकाल 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए और फिर 2002 से 2004 तक रहा। जसवंत सिंह एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे और उनकी कड़क आवाज और सलीके का हर कोई मुरीद था। जब वो दोबारा वित्त मंत्री बने तो उन्होंने मध्य वर्ग को रिझाने के लिए कई टैक्स रियायतें दी। उनके बारे में एक अनसुना सच यह है कि उन्होंने पहली बार देश में सर्विस टैक्स के दायरे को बढ़ाया और ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाया जो पहले कभी टैक्स के दायरे में नहीं थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक स्थिर गति दी। लेकिन साल 2004 के चुनावों में इंडिया साइनिंग का नारा फ्लॉप हो गया और सरकार बदल गई। नंबर 3 पर आते हैं अरुण जेटली। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 14 मई 2019 तक रहा। अरुण जेटली को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय मिला। उनके नाम 2 ऐसे ऐतिहासिक फैसले दर्ज हैं जिन्होंने भारत की आर्थिक रूपरेखा को पूरी तरह बदल दिया। पहला, उन्होंने साल 2017 में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। अब अलग से रेल बजट पेश होना बंद हो गया। दूसरा बड़ा फैसला था देश में एक देश एक टैक्स यानी GST को लागू करना। आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाकर GST लॉन्च किया गया, जो आज भी देश की टैक्स व्यवस्था की रीढ़ है। नंबर 2 पर नाम आता है पीयूष गोयल का। इनका कार्यकाल 14 मई 2018 से 23 अगस्त 2018 और फिर 23 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक रहा। यह दोनों ही बार अंतरिम व्यवस्था थी क्योंकि अरुण जेटली जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पीयूष गोयल ने साल 2019 का अंतरिम बजट पेश किया था। उस बजट में उन्होंने एक ऐसी योजना की घोषणा की जिसने ग्रामीण भारत की राजनीति का पासा ही पलट दिया। यह योजना थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपये सालाना भेजने का फैसला किया गया। इस मास्टर स्ट्रोक ने चुनावों में सरकार की वापसी का रास्ता बेहद आसान कर दिया। और अब आते हैं नंबर 1 पर, जो साल 2019 से लेकर साल 2026 तक लगातार देश की तिजोरी की रखवाली कर रही हैं, निर्मला सीतारमण। निर्मला जी के नाम भारत के इतिहास में कई बड़े और अटूट रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। वो देश की पहली ऐसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया है।
अब आते हैं आपके उस सबसे बड़े सवाल पर कि सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है। अगर हम लगातार बिना किसी रुकावट के एक ही कार्यकाल की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने साल 2019 से 2026 तक लगातार 7 साल का कार्यकाल पूरा करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले कोई भी वित्त मंत्री लगातार इतने लंबे समय तक बिना ब्रेक के इस कुर्सी पर नहीं टिका रहा। हालांकि कुल बजट पेश करने के मामले में मोरारजी देसाई 10 बजट के साथ आगे हैं, लेकिन लगातार सेवा देने के मामले में निर्मला जी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। उनके बारे में एक और बेहद दिलचस्प और शॉकिंग फैक्ट यह है, उन्होंने बजट पेश करने के पारंपरिक तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। सालों से वित्त मंत्री हाथ में एक चमड़े का सूटकेस या ब्रीफ केस लेकर संसद आते थे। निर्मला जी ने इस औपनिवेशिक विरासत को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और उसकी जगह भारतीय परंपरा के अनुसार एक लाल कपड़े में लिपटा बही खाता इस्तेमाल करना शुरू किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान उन्होंने बजट को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया और इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो पूरे 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। साल 2026 के ताज़ा आंकड़ों तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की तरफ ले जाने का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है।